First question, the EMF induced in the DC generator armature winding is option A AC, option B DC, option C AC and DC, option D none of the above। तो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को हम लोग घुमाते हैं तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है। तो ये जो EMF इंड्यूस होता है वो हमेशा AC EMF इंड्यूस होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर की मदद से DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो EMF जब भी इंड्यूस होता है वो हमेशा AC होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का AC होगा, यानी कि ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट will happen if back EMF of a DC motor vanish suddenly? ऑप्शन ए है द मोटर will stop, the motor will continue to run, the armature may burn, the motor will run noisily। तो मोटर से रिलेटेड दो तीन रिलेशन है जो कि आपको याद रखना होगा। एक मोटर से रिलेशन है टॉर्क जो समानुपाती होता है फाई इंटू आई, ये आपको रिलेशन याद रखना है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और एक रिलेशन है एन समानुपाती EB बाय फाई, ये भी आपको याद रखना है। और एक होता है V इक्वल टू DC मोटर में IaRa प्लस EB, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ रिलेशन जो मैंने बताया वो सभी आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जब EMF वैनिश हो जाए सडनली, यानी गायब हो जाए, तो एक जो अभी रिलेशन में बताऊँ I इक्वल टू V इक्वल टू IaRa प्लस EB, तो यहाँ से हम लोग IA का वैल्यू निकाल लेते, तो V माइनस EB बाय RA इक्वल टू IA हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये IA का रिलेशन आ गया, यानी आर्मेचर करंट का रिलेशन आ गया। अब यहाँ से IA जो है वो V माइनस EB बाय RA है। अगर RA को EB को हम लोग गायब कर दे तो ये ऊपर वाला वैल्यू जो होगा अंश वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, और हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर जो होगा वो बर्न कर सकता है। तो इसमें अगर EB सडनली वैनिश हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा द आर्मेचर में बर्न, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो आईडी है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन या कुछ फार्मूले या वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट को अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और सभी जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि DC जनरेटर में जो होता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिर से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को हम लोग रखेंगे तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है, उसको अगर मूव करेंगे कंडक्टर को तो EMF जो इंड्यूस होता है वो हमेशा AC होता है। लेकिन अगर इसको हमको DC में कन्वर्ट करना है तो कम्यूटेटर की मदद से हम लोग DC में कन्वर्ट कर देते हैं, और तब ये DC जनरेटर कहलाता है। तो कम्यूटेटर इन DC जनरेटर यूज्ड फॉर, तो कम्यूटेटर का क्या काम होता है, कम्यूटेटर का AC से DC में कन्वर्ट करना काम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा कन्वर्ट AC आर्मेचर करंट इनटू DC, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन लिखने में मिसमैच हो गया है, यहाँ बी 2 बार आ गया, तो ऑप्शन ये जो लास्ट वाला है वही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कुल कितना क्वेश्चन सही किए, तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से तैयारी किए हैं और आपको कितना और तैयारी करना है और किस टॉपिक में आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सिर्फ
डीसी मशीन से ही क्वेश्चन लिया है, तो आप इसको पूरा टेस्ट लगाइए और लास्ट में अपना कमेंट कीजिए स्कोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी जनरेटर विदाउट ए कम्यूटेटर। तो उससे रिलेटेड देखिए सारे क्वेश्चन में हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ हम ऐसा एसी होता है, तो इसको हम लोग कम्यूटेटर की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया ये डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर नहीं लगाएं तो वो एसी जनरेटर होगा, क्योंकि कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो वो डीसी जनरेटर नहीं होगा, यानी कि वो एसी जनरेटर ही रह जाएगा। यहाँ पे जो कॉइल में जनरेट होगा वही हमको मिलेगा, यानी एसी जनरेट हो गया एसी ही मिलेगा, लेकिन कम्यूटेटर लगा देंगे तब हम लोग को डीसी प्राप्त होगा। तो विदाउट कम्यूटेटर वो एसी जनरेटर ही होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी मशीन योक ऑफर्स। तो डीसी मशीन में योक किसको कहते हैं? जैसे कि ये मशीन है तो इसका सबसे जो बाहरी भाग होता है उसी को हम लोग योक कहते हैं। तो इसका दो काम होते हैं, इसका काम क्या होता है वो भी जान लीजिए। ये पूरे मशीन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम इसका होता है कि यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग जो रहता है, फील्ड वाइंडिंग उसके जो फ्लक्स जनरेट होता है उसको एक पाथ भी यही प्रोवाइड करता है। तो इसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए और परमेबिलिटी जो है हाई होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को ये पास कर सके। तो ये भी एक बात आपको याद रखना। तो इसका योक का जो मेन काम था वो मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना और फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करना, ये दोनों इसका मुख्य काम था। तो ऑप्शन हम लोग देखें तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मशीन, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और फ्लक्स पाथ कंप्लीटेशन ये भी करता है। ऑप्शन सी देखें तो प्रोड्यूस वर्किंग फ्लक्स, तो वर्किंग फ्लक्स ये नहीं करता है, फील्ड बाइंडिंग जो है वो वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों होगा तो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों आप अगर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ट्रिक वाला भी वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत सारे ट्रिक का भी वीडियो बना दिया है, जो कि बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उससे आप बहुत चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला जितना भी वीडियो है सभी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ डीसी मोटर। What will happen with increase in स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए इससे पहले भी मैंने रिलेशन बताया एन समानुपाती EB/φ। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर एन स्पीड बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, यानी कि ईबी जो है बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा। और एक रिलेशन मैंने इससे पहले और बताया I = V - EB/R है। ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भी, और जब यहाँ से हम लोग अभी देखें कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो EB बढ़ेगा। और इस रिलेशन से अगर हम लोग देखें EB अगर बढ़ा दें तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा, अगर EB बढ़ाएं तो ऊपर वाला वैल्यू पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो करंट भी कम होगा। यानी स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो EB जो होगा बैक EMF वो बढ़ेगा, और IA जो करंट होगा आर्मेचर करंट वो घटेगा। तो ऑप्शन अब लोग देखते हैं बैक EMF इंक्रीज है, तो बैक EMF इंक्रीज हो रहा था बट लाइन करंट फॉल था। तो ऑप्शन ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो यानी कि ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप्स इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में क्या होता है, जब आर्मेचर के करंट को, ये आर्मेचर का वाइंडिंग है, यहाँ से करंट को हम लोग को कलेक्ट करना होता है कम्यूटेटर की मदद से। कम्यूटेटर यहाँ पे इसके बाद लगा रहता है, तो कम्यूटेटर के बाद हम लोग यहाँ से ब्रश लगा देते हैं और इस ब्रश से हम लोग को करंट को कलेक्ट करते हैं, इधर बाहर लोड में लगाते हैं। तो ये डीसी मोटर की बात है। तो डीसी मोटर में क्या होता है, ब्रश जो लगा रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो प्रत्येक ब्रश में जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो 2 ब्रश अगर लेंगे तो हम उसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होगा, और ये कार्बन का जनरली बना होता है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों का 2 वोल्ट होगा। एक ब्रश के लिए 1 वोल्ट होता है, तो 2 ब्रश के लिए 2 वोल्ट। तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स।
तो इससे पहले भी मैं एक रिलेशन जो बोला वो रिलेशन आपको याद रखना, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो टी समानुपाती होता है फाई ए इंटू आई ए, टी समानुपाती फाई इंटू आई ए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का भी, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। हेयर फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो फील्ड फ्लक्स एलोन, तो फील्ड फ्लक्स एलोन तो होता नहीं, ये होता है लेकिन एलोन नहीं होता। आर्मेचर करंट एलोन ये भी होता है, तो स्पीड नहीं होता। तो बोथ फिक्स फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट ये दोनों टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मशीन 72 नंबर्स ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ कॉइल होता है। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है, जितना कम्यूटेटर जो होगा कम्यूटेटर का सेगमेंट उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ कॉइल्स होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉइल कितना है 72 है, तो इसमें कम्यूटेटर का सेगमेंट जो होगा वो भी 72 होगा। और कम्यूटेटर का सेगमेंट जो होता है एक दूसरे से माइका के द्वारा सेपरेट होता है। ये बीच में माइका होता है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है। तो ये सभी जितने भी टुकड़े होते हैं वो माइका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें ये जो है जितना कॉइल होगा उतना ही सेगमेंट होगा। तो यहाँ 72 सेगमेंट होगा, यानी कम्यूटेटर का सेगमेंट 72 होगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर ब्रशेस आर यूज्ड फॉर। तो ब्रश का क्या काम होता है डीसी जनरेटर में। तो ब्रश का जो होता है सबसे पहले देखिए ये आर्मेचर है, ठीक, और यहाँ से ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक। कम्यूटेटर के बाद यहाँ ब्रश लगा रहता है। ये जो इसका काम होता है कि करंट को कलेक्ट करना होता है, कलेक्टिंग करंट विदाउट एनी स्पार्किंग। तो यहाँ से जो करंट, क्योंकि ये मूव करता रहता है, ये जो है मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो यहाँ से हम लोग इसको सटा देते हैं और इससे हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं विदाउट। तो ब्रश का जो काम होता है कलेक्टिंग ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रश एंड देयर एप्लीकेशन आर करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ब्रश किस मटेरियल का बना होता है वो याद रखना है। तो कार्बन का जो ब्रश जो होता है, जनरली जो हम लोग कार्बन का ब्रश यूज़ करते हैं वो नॉर्मल रेटिंग के मशीन के लिए किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और इलेक्ट्रोग्राफाइट की बात करें तो वो लार्ज रेटिंग के मशीन के लिए होता है, ये भी सही है। और कॉपर ग्रेफाइट की बात करें तो कॉपर ग्रेफाइट जो होता है लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और ये आपको तीनों याद रखना है। कॉपर होता है नॉर्मल रेटिंग के लिए, और इलेक्ट्रोग्राफिक जो होता है वो हाई रेटिंग के लिए, और कार्बन होता है नॉर्मल के लिए, और कॉपर जो होता है लो के लिए। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट विल श्योरली टेल दैट गिवन मोटर इज डीसी मोटर एंड नॉट एन एसी टाइप। तो देखिए ये जो श्योर करता है कि कोई भी मोटर डीसी मोटर है कि एसी मोटर है, ये श्योर करता है कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर का काम ही होता है कि एसी से डीसी में बदलना। तो ये इसी का काम होता है। तो इसी से हम लोग पता करते हैं देख के कि जो ये जो मोटर है वो डीसी मोटर है या एसी मोटर है। तो उसमें देख लेंगे, अगर ये लगा रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कौन सा मोटर है। तो कम्यूटेटर इसमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज डिटरमाइंड बाय। तो जब मोटर में क्या होता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट किया जाता है, इफ़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स लगता है। तो वो फोर्स लगता है जिसके कारण ये रोटेट करने लगता है। तो रोटेट करने लगता है तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन कैसे होगा वो हम लोग किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
तो देखिए यहाँ से इससे पहले भी हम एक रिलेशन बताए थे, टी जो समानुपाती होता है फाई इंटू आई ए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के। तो करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क के होता है। तो ऑप्शन आप हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन पहला ही मैच कर रहा है टॉर्क, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क बिकॉज ऑफ। देखिए आर्मेचर में जो टॉर्क जनरेट होता है, जितना जनरेट होता है, अब किसी भी चीज़ में हम लोग जितना इनपुट देते हैं आउटपुट उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि लॉसेस सभी मशीन में होते हैं। कोई भी मशीन आइडियल नहीं होता, उसमें लॉस थोड़ा ना थोड़ा होता ही है। तो उसी प्रकार इसमें जो होता है जितना हम लोग टॉर्क जनरेट होता है, जितना टॉर्क जनरेट होता है उतना टॉर्क शाफ्ट पे नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है? तो टॉर्क की बात है तो टॉर्क में मैकेनिकल लॉस हो सकता है। तो मैकेनिकल लॉस के कारण जितना टॉर्क जनरेट होता है उतना टॉर्क शाफ्ट पे नहीं मिलता है। तो ये होता है मैकेनिकल लॉस के कारण थोड़ा सा कम जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैकेनिकल लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग एंड देयर यूजेज आर करेक्ट। तो देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे कार्बन ब्रश का, यानी कि ब्रश का देखे थे कार्बन ब्रश किस में यूज होता है। उसी प्रकार बैरिंग का भी है कि बॉल बैरिंग किस में यूज होता है और रोलर बैरिंग किस में यूज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये बॉल बैरिंग भी छूट गया था। तो बॉल बैरिंग जो होता है स्मॉल मशीन में, जैसे कि आप लोग साइकिल के में देखे होंगे छोटा छोटा बॉल होता है उजला उजला, तो वो बॉल बैरिंग होता है। या आप फैन में देखेंगे उसमें भी रहता है। तो ये बॉल बैरिंग जो होता है स्मॉल रेटिंग के लिए मशीन के लिए होता है, लेकिन रोलर बैरिंग की बात करें तो लार्ज मशीन में होता है। तो दोनों ऑप्शन जो है ये भी सही है ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पावर इज मेंशनड ऑन ए नेम प्लेट ऑफ ए मोटर। तो नेम प्लेट क्या होता है? किसी भी आप मोटर में देखिएगा एक पतला सा धातु का एल्युमिनियम या किसी चीज़ का बना रहता है, उसमें सारा चीज़ लिखा होता है। जैसे हम लोग पोस्टर पे कहीं चिपका देते हैं, उस पर कुछ डिटेल्स लिखे रहते हैं, तो उसी प्रकार ये मोटर के मशीन में वो फिक्स किया रहता है। 2-4 ऐसे स्क्रू छोटा छोटा रहता है, उससे फिक्स रहता है। तो उसमें लिखा रहता है इसका रेटिंग। तो इसमें जो रेटिंग लिखा रहता है, इसमें रेटेड करंट लिखा रहेगा, रेटेड वोल्टेज लिखा रहेगा, रेटेड स्पीड लिखा रहेगा। तो मोटर के बारे में जानकारी लिखी रहती है। तो और इसमें जो पावर जो लिखा रहता है वो होता है आउटपुट पावर, यानी कि आउटपुट कितना पावर मिल रहा है वो पावर लिखा रहता है, ना कि कितना जनरेट होता है। क्योंकि अगर कितना जनरेट होगा तो हमको तो मालूम नहीं है कितना लॉस होगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि आउटपुट पावर कितना है? तो वो डायरेक्टली आउटपुट पावर लिखा रहता है उसमें। तो आउटपुट पावर अवेलेबल ऑन द शाफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आउटपुट पावर अवेलेबल ऑन द शाफ्ट। यानी कि मोटर प्लेट जो होगा उसमें जो पावर लिखा रहता है वो आउटपुट पावर लिखा रहता है, क्योंकि इनपुट पावर भी होता है तो उस पर जो लिखा रहता है वो आउटपुट पावर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस वी विल गेट मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, ई वी इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू ई वी प्लस आई ए आर ए। यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे वी माइनस आई ए आर ए, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों तरफ ई वी इंटू आई ए कर दे तो वी इंटू आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक कंडीशन हमको डेरिवेशन मिल जाता है। वो जो मिलता है उसको ई बी इक्वल टू वी बाई टू। इसी कंडीशन में जो है मैक्सिमम जो पावर जो होगा वो मैक्सिमम पावर इसी कंडीशन में प्राप्त होगा जब ई बी का वैल्यू यानी बैक ई एम एफ का वैल्यू, जब बैक ई एम एफ का वैल्यू यानी ई बी का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से आधा होगा तब मैक्सिमम पावर प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग देखें कि ई बी इक्वल टू वी बाई टू। तो वी इक्वल टू ई बी बाई टू, वी इक्वल टू टू इंटू ई बी हो जाएगा। तो यानी सप्लाई वोल्टेज बराबर 2 गुना ई ए। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ये तो 4 वाला होगा नहीं, यानी ये 4 वाला नहीं होगा, ये बराबर भी नहीं होगा, 2 वाला होगा। तो ई बी बराबर नहीं, सप्लाई वोल्टेज जो होगा ई बी का 2 गुना होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर शाफ्ट ऑफ ए डीसी मोटर मस्ट बी एबल टू। तो आर्मेचर शाफ्ट क्या होता है? आर्मेचर शाफ्ट जो होता है ये बाइंडिंग है, यहाँ से ये इस पर बाइंडिंग रहता है रोटर का, और ये जो है शाफ्ट जिससे हम लोग मैकेनिकल
एनर्जी प्राप्त करते हैं वही होता है शाफ्ट। तो शाफ्ट कैसा होना चाहिए, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो जो होगा बेंडिंग मूवमेंट विद स्टैंड करना चाहिए, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट जो है उसको ये सह सके। तो बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द आर्मेचर, तो इसको भी विद स्टैंड कर सके, ये भी ऑप्शन सही प्रॉपर्टी होना चाहिए। एनी अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल ऑन द आर्मेचर कोर, ये भी होना चाहिए। ट्विस्टिंग स्टैंड ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क, ये भी होना चाहिए। तो ये सभी प्रॉपर्टी हैं जो शाफ्ट में होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन हो गए, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट, अनबैलेंस मैकेनिकल पुल एंड ट्विस्टिंग ऑफ टॉर्क, तो ये सभी होना चाहिए। ट्विस्टिंग स्ट्रेन है तो ये सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करते हैं और मैग्नेटाइज जैसे करंट हम किसी चीज़ को सप्लाई किए, करंट सप्लाई करने के बाद वो मैग्नेटाइज हो गया, और करंट हटा लेने के बाद अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी मैग्नेटिज्म रह जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है डीसी मशीन में कितना परसेंट होता है, तो 2 से 3% होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा 2 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपने कितना स्कोर किया वो भी ज़रूर लिखिएगा। और ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।